एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो इसमें फिगर खुद ही बनाना है। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड। एक्स वाई जेड पहले बना लेते हैं जितना बोल रहा है। ठीक है, एक्स देखो, अगर मैं एक्स वाई जेड लिखूंगी ना एंगल को, तो ये जो वाई है ये यहाँ बीच में आ रहा है, तो यहाँ भी बीच में ही आ रहा है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड हो गया। ये कितना दे रखा है? 64 डिग्री। कितना दे रखा है? 64 डिग्री दिया हुआ है। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को और आगे बढ़ाते हैं पी तक। कहाँ तक? पी तक। कहाँ तक बढ़ाते हैं? पी। ठीक है, एक्स वाई को बढ़ा रहे हैं। पहले एक्स लिखा है फिर वाई लिखा है, तो यानी वाई वाली साइड से बढ़ाएंगे। समझ में आया है? उसके बाद कह रहा है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू एक रे है वाई क्यू। इफ रे वाई, जब भी आप रे बनाए ना तो एक साइड से ऐसे आएगा। रे वो होती है जिसको एक साइड बढ़ाया जा सकता है। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसमें दोनों साइड डॉट होते हैं, जिसको जो जितनी है उतनी रहेगी। और लाइन ऐसे होती है, इसको दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों में अंतर होता है, कभी पूछा जा सकता है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी ये वाले एंगल को ये रे बाइसेक्ट कर रही। बाइसेक्ट माने हाफ ऑफ कर रही। तो इसको भी कुछ सपोज कर लेते हैं, इसको ए और इसको भी ए ले लेते हैं। ठीक है, दोनों बराबर होंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? हाफ ऑफ करना। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, तो गिवन में मैं लिख नहीं रही हूँ, गिवन में आप ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। गिवन में क्या लिखते हैं? जो जो हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया है? एंगल एक्स वाई जेड 64 दिया है, और साथ में बस इतना और लिख लेंगे इसमें, एंड रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब लिखेंगे टू फाइंड, निकालना क्या है? टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ज्योमेट्री में एंगल के लिए एंगल जगह जगह लिखते नहीं है, एंगल का साइन बनाते हैं। ठीक है, ये बातें भी ध्यान रखनी, क्योंकि ऐसी ज्योमेट्री आप 8 तक नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से फुली ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो आपको लिखने का भी ढंग याद पता होना चाहिए कि जगह जगह ये नहीं कि एंगल ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, आपको एंगल का साइन बनाना। अब बताइए कैसे निकालेंगे? एक्स वाई क्यू पहले देख लेते हैं। एक्स वाई क्यू ये निकालना। तो ये निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए। अगर ये पता हो जाएगा तो 64 में ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये पता होने के लिए पूरा ये पता होना चाहिए भाई। पूरा जेड वाई, ये वाई में यहाँ लिखिए, जेड वाई पी पता होगा तो उसका हाफ कर दोगे तो ये निकल आएगा ना। तो आप ये कैसे पता करें? ये पूरा कितना होगा? 180। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आप सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं इसमें? सॉल्यूशन। आप लिखेंगे सिंस एंगल एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बने होते हैं उनका सम क्या होता है? 180। तो इसलिए मैं एंगल्स के नाम नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप जब लिखेंगे पहले आप एंगल्स के नाम लिखेंगे फिर वैल्यू पुट करेंगे। मतलब पहले आप लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 180। लेकिन मैं यहाँ पर खाली इनकी वैल्यू लिख दे रही हूँ कि 64 डिग्री प्लस ए इक्वल्स टू 180 होगा। ठीक है, तो 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 64 उधर जाके माइनस करेंगे, 180 माइनस, जल्दी से बताओ कितना आएगा? 180 में से 64 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2a इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 126 का 2 63। तो a इक्वल्स टू कितना होगा? 63। जब a 63 आ गया तो इन दोनों का सम निकाल के एक्स वाई क्यू आ जाएगा। तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा? 64 प्लस 63 कितना हो जाएगा? 127। बात समझ आ रही है? कितना हो जाएगा? 127 डिग्री। सबको समझ आ गया? एक एंगल निकल गया। अब दूसरा निकालना है रिफ्लेक्स एक्स वाई पी।
तो पहले आप देखोगे एक्स वाई पी कौन सा होगा, एक्स वाई पी, क्यू वाई पी। पहले तो ये बताइए क्यू वाई पी कितना हुआ, 63। देखो अगर ये एंगल मैंने ये मान लिया ये क्यू है, ये वाई है, ये पी है, समझिए अगर ये 63 है और वो मुझसे रिफ्लेक्स क्यू आई पी पूछ रहा है, मतलब क्यू आई पी नहीं पूछ रहा, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स का मतलब होता है इसको छोड़ के जो बचेगा पीछे का पूरा कितना होता है 360। होल एंगल कितना होता है 360। होल एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो इससे पूरा तो हुआ 360 डिग्री, उसमें से ये हटा देंगे क्यू आई पी हटा देंगे तो पीछे का ये आ जाएगा, इसको कहेंगे रिफ्लेक्स क्यू आई पी। तो यानी कि रिफ्लेक्स क्यू आई पी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 63 डिग्री। कितना आंसर आएगा 297। ठीक है, बात समझ आ गई। कैसे करेंगे रिफ्लेक्स, जहाँ भी लिखा होगा तो जिस एंगल के आगे रिफ्लेक्स लिखा होगा बस उसकी मेजरमेंट को हटा के 360 में से उसको माइनस कर देंगे तो उसका रिफ्लेक्स निकल जाएगा। समझ में आया? जैसे किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछेंगे तो कैसे करेंगे, 90 में से उसको माइनस कर देते हैं ना, और सप्लीमेंट्री पूछेंगे तो 80 में से उसको माइनस कर देते हैं। ऐसे ही रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि 360 में से उस एंगल को हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गए आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.1। अब एक्सरसाइज नंबर 6.2 देखो। हाँ गलत आ रहा है, कहीं माइनस करने में ऐड करने में क्या आ रहा है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है मैम, ए की वैल्यू 122 डिग्री आ रही है। 2a कितना आया, ये 64 था ना, और ये कितना निकला था, ये कितना निकला था a 64 प्लस 2a इज इक्वल टू 180। तुमने ही बताया मुझे माइनस करके, मैंने भी माइनस करा। कितना आएगा बताओ, 160। आप गलत बताओगे तो मुझे क्या पता, माइनस करने को तो मैंने तुमसे बोला ना। एक वस्तु कितना हो जाएगा भाई, माइनस करने को मैंने आपसे बोला, आप गलत बताओगे तो गलत ही आएगा। 58 आएगा। जब a 58 आएगा तो ऐड कर लो 58 और ये दोनों, कितना आ गया, अब आ गया 122 डिग्री। ठीक है, ये आपने गलत बताया मुझे, आपने माइनस वाले का 300। हाँ तो सेकंड वाले का फिर 302 ही आएगा। जब ये 58 आ जाएगा तो इसको 360 में से माइनस कर दोगे 58 को, तो 302 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से। अब एक ने बता दिया, अच्छा ये भी नहीं देखते तुम लोग कि एक ने बता दिया तो बता दिया, दूसरा ये नहीं देख रहा कि वो सही बताया है गलत। ठीक है, मैं तो चेक नहीं कर रही, जब मैं तुमसे पूछ रही हूँ तो माइनस तो सही कर सकते हो कि नहीं। चलो 6.2 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ थ्योरम्स है। मैंने बेसिक्स तो इसके आपको बता दिए थे शायद, जितना मुझे याद आ रहा है, लेकिन थ्योरम, हाँ थ्योरम यही है बेटा। थ्योरम में ये कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, ये थ्योरम नंबर 6.2 है। पहले हम थ्योरम 6.2 देखते हैं। थ्योरम 6.2, ये सारी थ्योरम्स आपको करनी है अपनी कॉपी पर। ठीक है, थ्योरम नंबर 6.2 कहता है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल। ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं तो अल्टरनेट एंगल्स के जितने पेयर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स ये होते हैं, ये 1 का अल्टरनेट 2 और 3 का अल्टरनेट 4, तो ये इक्वल होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, पहले बताया था ना। सारे एंगल्स बताए थे मैंने आपको, करस्पॉन्डिंग बताए थे, वर्टिकल अपोजिट बताए थे, अल्टरनेट बताए थे, सब बता दिए थे। ठीक है, इंटीरियर एंगल बताए थे, लेकिन ये इक्वल होते हैं ये मैंने बताया था। लेकिन ये इक्वल आए कैसे, इसको प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो वो प्रूफ जिसमें कर रहे हैं वो थ्योरम हमने पढ़नी है कि ये हमने इक्वल प्रूफ कैसे किए, है ना। इक्वल प्रूफ कैसे करें, तो ये कोई मुझे बता सकता है कि ये इसके इक्वल कैसे आए। बहुत ही आसान है, देखो। हाँ चलो बताओ, नीचे करो, पहले नाम बोलो। गौरव, हाँ बताओ। दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इक्वल कैसे हुआ, इक्वल कहीं ना कहीं से तो आए होंगे ना, हमने कहीं से तो प्रूव किया होगा इसको। ऐसे ही बताओ मुझे।
1 का अल्टरनेट तो यही है। नहीं वर्टिकली अपोजिट होगा। वेरी गुड, बैठ जाओ। ठीक है, देखो जब हम एक थ्योरम को प्रूव करेंगे तो हम दूसरी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जब हम अल्टरनेट एंगल्स इक्वल प्रूव करने जा रहे हैं तो हम वर्टिकल अपोजिट वाले को भी यूज़ कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग वाले को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट इक्वल होते हैं ऐसा हम मान के चलेंगे और करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं ऐसा हम मान के चलेंगे। उसका यूज़ हम इसको प्रूव करने में कर सकते हैं। और जब हमसे कहेगा कि करस्पॉन्डिंग को इक्वल प्रूव करो तब हम अल्टरनेट वाले को यूज़ कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो देखो ये हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो इस 1 का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? ये होगा। नीचे वाले का करस्पॉन्डिंग नीचे वाला होता है, ऊपर वाले का करस्पॉन्डिंग ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो 1 का करस्पॉन्डिंग ये होगा, 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम लिखेंगे, सीधे मैं प्रूफ ही लिख रही हूँ। अब आप इसको करेंगे कैसे, शुरू कैसे करते हैं थ्योरम को करना? सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, गिवन में आप लिखोगे 2 पैरेलल लाइंस, इनके कुछ नाम रख लोगे एक्स वाई डब्ल्यू जेड और इसका टी रख लोगे ट्रांसवर्सल टी। ठीक है, आप बोलोगे गिवन में क्या लिखोगे? 2 पैरेलल लाइंस गिवन है आपको, एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड एंड टी इज ट्रांसवर्सल। फिर आप लिखोगे टू प्रूव, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव में क्या लिखोगे? टू प्रूव में इसने तो स्टेटमेंट में लिखा है कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। आप फिगर के हिसाब से लिखोगे इसमें अल्टरनेट कौन से है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ऐसा आपको प्रूव करना है। फिर आप लिखोगे प्रूफ, प्रूफ में आप लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, कारण भी लिखोगे। ऐसे नहीं कि खाली आपने लिख दिया कि इक्वल है, क्यों इक्वल है ये बताना पड़ेगा। ठीक है, एंड एंगल 5 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 5 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? दोनों को कंपेयर, इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे और इसको 2 लिखेंगे। जब दोनों को कंपेयर करोगे तो 2 भी 5 के इक्वल है और 1 भी 5 के इक्वल है, तो आपस में ये दोनों भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। सिमिलरली दूसरे पेयर के लिए सिमिलरली लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से करना है। और अगर आपको आता कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करो, मान लिया आपको ये वाले इक्वल करने होते तो उसमें आप वर्टिकली अपोजिट वालों को इक्वल, सॉरी अल्टरनेट वालों को इक्वल मान के चलते और उसका इस्तेमाल करते हुए इनको इक्वल करते थे। कैसे? उसमें मैं कैसे लिखती? उसमें मैं लिखती एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? वर्टिकली अपोजिट, और एंगल सॉरी अल्टरनेट एंगल, और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट। तो जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों चीज़ कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? यानी कि जब हमें अल्टरनेट एंगल से इक्वल करने हैं तो हम इस्तेमाल किसका कर रहे हैं? करस्पॉन्डिंग का और वर्टिकल अपोजिट का। और जब हमें करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल करने होते तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अल्टरनेट का और वर्टिकली अपोजिट का। और अगर हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल करने हैं तो हम किसका करते हैं? करस्पॉन्डिंग का और अल्टरनेट। ठीक है, कैसे करते हैं? मान लिया मुझे ये प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी मुझे 2 को 5 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके अलावा 2 कौन से बचे? अल्टरनेट बचे, और कौन से बचे? करस्पॉन्डिंग। उनको हम मान के चलेंगे कि वो होते हैं। तो मैं कहूँगी 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है अल्टरनेट एंगल, और 1 ही किसके इक्वल है? 5 के एंगल इक्वल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग है। तो इसलिए 2 भी किसके इक्वल होगा? 5। मतलब एक से ही सारे हो जाए। बस जो हमें प्रूव करना है उसको छोड़ के जो 2 बचेंगे उसको हम मान के चलेंगे कि ऐसा होता है, और उनका इस्तेमाल करते हुए एक ही में मैंने आपको 3 थ्योरम समझा दिया। आपको समझ आ गई? थ्योरम वो कुछ भी दे सकता है। आपको ये भी कह सकता है कि प्रूव करिए अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, आपको ये भी कह सकता है कि प्रूव करिए वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, आपको ये भी कह सकता है कि प्रूव करिए करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, और आपको ये भी कह सकता है कि प्रूव करिए इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है। इन दोनों का सम 180 होता है प्रूव करने। देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का सम 180 होगा। देखो कॉमन सेंस की बात है, चीज़ों को रटना नहीं है। इसका ये 180 होगा या नहीं? 4 + 5 का सम 180 होगा, और 5 किसके इक्वल है? 1 के, तो 4 और 1 का सम भी 180 होगा। इसमें क्या बड़ी कौन सा रॉकेट साइंस लग रही है? समझ आ गई बात? ये स्ट्रेट लाइन पे है ना, दोनों का पेयर है, बीच में ये लाइन कॉमन है, तो ये 180 होगा। और 5 वाला किसके इक्वल होता है? 1 के। क्यों? करस्पॉन्डिंग है। तो जब इन दोनों का सम 180 है तो इन दोनों का भी 180 होगा, क्योंकि इसके लिए बराबर है। बात आ गई समझ? तो ऐसे एक ही से आप कितने भी थ्योरम, इसकी थ्योरम बहुत ईजी है और एक ना एक थ्योरम आती है। ठीक है,
अभी आपकी एग्जाम है, डेट शीट आ गई? किस दिन है मैथ्स का? 3 अगस्त। तीसरा पेपर है, डेट बताओ? 20 जुलाई। ठीक है, तो इसलिए आप टाइम से अपनी कॉपी चेक करा लो, क्योंकि फिर पढ़ोगे भी कॉपी से। ठीक है, बहुत अच्छे से जितना आपके 4 चैप्टर बताए थे, 4 ही चैप्टर दिए हैं, अच्छे से करना, ताकि फर्स्ट वाले PT 1 में ही आप अच्छा स्कोर कर लो। जब अच्छा स्कोर करोगे तो आगे तक वही स्कोर ऐड होता रहता है, तो अच्छा ही चलेगा। पहले में ही फेल होने की नौबत आ गई तो फिर आगे तक गड़बड़ हो जाता है सब, है ना, क्योंकि सेकंड में इससे टिपिकली चैप्टर आएंगे। अब आगे के चैप्टर ज़्यादातर ज्योमेट्री वाले ही, है ना, और ये ज्योमेट्री वाले चैप्टर थोड़े से समझने वाले तो होते ही है। समझ रहे आ रहे हैं? ट्राइंगल्स है, फिर क्वाड्रिलेटरल्स है, तो सारे चैप्टर टफ है। अब जब PT 2 होगा तो उसमें जो चैप्टर्स आएंगे वो टफ रहेंगे। PT 1 में जो चैप्टर आ रहे हैं वो आसान है। इससे पिछला चैप्टर तो किसी काम का ही नहीं था, इतना ईजी था वो, है ना, तो इसमें ईजी चैप्टर्स आ रहे हैं, तो इनको अच्छे से कर लो। उसके बाद अगली देखो, थ्योरम 6.3, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, देन प्रूव दैट 2 लाइन्स आर पैरेलल। इसका उल्टा है, ये कह रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइन्स पैरेलल होंगी, ऐसा प्रूव करो। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या यूज प्रूव कर देंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो क्या प्रूव कर देंगे, बताओ? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, ठीक है, देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल। आपको ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे आप? कैसे प्रूव करेंगे? देखो, पैरेलल होने के लिए आप कुछ भी प्रूव कर सकते हो। आपको दिया है कि ये इक्वल है और आपको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। कैसे प्रूव करोगे? कैसे प्रूव करोगे? जल्दी बताओ। देखो कैसे प्रूव, बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताऊँ, जैसे 1 के इक्वल 2 है और इसको 3 ले लेती हूँ, तो 2 और 3 का सम कितना होता है? 180। 2 किसके इक्वल है? 1 तो 1 और 3 का सम भी कितना होगा? 180। और इंटीरियर एंगल्स का सम जो 180 आ जाता है, तो लाइन कैसी होती है? तुम ये सोचो कि मुझे पैरेलल होने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? दूसरा तरीका, ये तो एक तरीका मैंने बताया। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 2 के इक्वल ये दिया है, 2 3 के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट, तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 1। ये कैसे एंगल्स है? करस्पॉन्डिंग। और जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइन कैसे होती है? कुछ भी कह सकते हो। बात समझ आ रही है? बस आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल होने पर क्या क्या होता है। एक जो चीज़ उसने खुद ही दे रखी है उसको लेकर नहीं चलेंगे, वो तो वो खुद ही कह रहा है कि अल्टरनेट एंगल्स तो इक्वल है। दूसरी चीज़ लाएंगे कि दूसरे लाइंस को पैरेलल करने के लिए दूसरा क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तभी इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। इंटीरियर एंगल का सम जब 180 होता है तब भी लाइन पैरेलल। कोई भी एक प्रूव कर दो। ये प्रूव कर दो कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है, तभी भी आप अगला स्टेटमेंट कह सकते हो कि लाइन पैरेलल है। या ये प्रूव कर दो कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तभी भी आप अगला स्टेटमेंट कह सकते हो कि लाइन पैरेलल। इसका प्रूफ तक नहीं दे रखा उसने। देखो प्रूफ दिया इसका प्रूफ नहीं दे रखा। वो इसलिए नहीं दे रखा कि उसको पता है कि बच्चे इसको कर सकते। ठीक है, ऐसे ही अगला भी है, किसी का नहीं दे रखा, ना 6.4 का दे रखा है ना 6.5 का। और तुम्हारी बुक में भी जो सिलेबस है, सिलेबस में भी इसमें मोटिवेट लिखा होगा, यानी कि ये आपको करनी आनी चाहिए, लेकिन ये एग्जाम में आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसने बुक में ही इसका प्रूफ नहीं दे रखा। ठीक है, अगला है 6.4, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अभी करके बताएं कि दोनों का सम कितना होता है? 180। ठीक है, ठीक है। पैरेलल तो वो खुद ही कह रहा है, ट्रांसवर्सल है भी खुद ही कह रहा है। जब पैरेलल खुद कह रहा है तो क्या हो जाएंगे? उसके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अभी तो करके बताया मैंने तुम्हें, दोनों का सम 180 बताया नहीं भाई। 1 किसके इक्वल है? 2 और 3 का सम कितना है? 180। 2 जब 1 के इक्वल है तो 1 और 3 का सम भी कितना होगा? 180। प्रूव करना है। समझ आ गई बात? बस जो मैं कह रही हूँ उसको आप लिख देंगे 1 = 2, क्योंकि यहाँ लिखोगे सीन्स लाइन्स आर पैरेलल, या नाम लिखोगे इन लाइन्स का, लाइन्स आर ऐसे लिखोगे ABC। तो यहाँ क्या लिखोगे? सीन्स AB पैरेलल टू CC। उसके बाद लिखोगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 = 180, ब्रैकेट में लिखोगे लीनियर पेयर। फिर लिखोगे जब 2 और 3 का सम 180 है और 2 किसके बराबर है? 1 है, तो 2 की जगह अगर 1 लगा दूँ तब भी 180 रहेगा। ठीक है, तो और ये कैसे एंगल है? इंटीरियर एंगल।
कैसा एंगल है? इंटीरियर है। जब इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तो लाइंस कैसी होती हैं? ठीक है, नहीं सॉरी, एंगल सम 180 प्रूव करना, 180 प्रूव करा तो लाइन पैरेलल तो उसने खुद ही दिया, 180 प्रूव कर दिया आपने। ठीक है, तो ये है 6.5 है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अब इसमें ये कह रहा है कि लाइंस पैरेलल हैं, ये नहीं दिया उसने, क्या दिया है कि एंगल सप्लीमेंट्री। क्या दिया है? एंगल सप्लीमेंट्री। आपको उसने दिया है जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, बात को समझो। उसने दिया है कि 1 और 2 का सम कितना है? 180, पर 3 और 2 का सम भी कितना होता है? 3 और 2 का सम भी कितना होता है? 180। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन पर बने हैं। ठीक है, तो इसका 1 और 3 का सम भी 180, सॉरी 1 और 2 का सम भी 180, 3 और 2 का सम भी 180, ये तो सेम ही है। तो यानी कि इसका मतलब हो गया 1 किसके बराबर है? 3। तो 1 जब 3 के बराबर हो गया तो ये कैसा एंगल है? अल्टरनेट। कैसा एंगल है? अल्टरनेट। और अल्टरनेट एंगल कब बराबर होती है? जब लाइन पैरेलल होता है। समझ में आ गया? तो सब एक ही से हो जाए। आपको अभी मैं जल्दी शायद थोड़ा बता दे रही हूँ, जल्दी बता रही हूँ, मैं थोड़ा स्पीड से बता रही हूँ। आप दोबारा से रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा और उसको बनाइएगा। घर में जो मैं बोल रही हूँ उसको अपने हाथ से करके देखिएगा। देखो, कोई भी चीज़ हमें तब आती है जब हम खुद करके देखते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। मैं आपको कितना ही बता दूँ, बेटा जब गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीलेटर ऐसे दबाते हैं, क्लच ऐसे दबाते हैं, फिर ब्रेक दबाते हैं, धीरे से क्लच छोड़ते हैं, फिर स्पीड देते हैं, गाड़ी आगे बढ़ती है, स्टीयरिंग को ऐसे घुमाते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में कब आएगा? आपको पता ही नहीं है कि क्या है क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, है ना? कैसा फील होता है, दबाऊंगा तो कितना दबाना है, कितना छोड़ना है, आपको कब पता चलेगा? जब खुद ड्राइविंग सीट पे बैठे। चलेगा ही नहीं चलेगा? जब खुद स्टीयरिंग हाथ में लोगे तब पता चलेगा कितना काटने पर कितना कटता है, कितना मोड़ने पर गाड़ी कितना घूमती है। तो ये मुंह से बताने की चीज़ नहीं है। मैं आपको बता दूँ, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। जब आएगा एक लेवल तक आएगा। क्लियर तब होती है चीज़ें जब हम उसको क्या करते हैं? खुद करते हैं। और थ्योरम्स तो मैथ्स में ऐसी चीज़ें हैं, ज्योमेट्री में, जब तक आप एक एक थ्योरम को 4-4 बार कॉपी में करके देखेंगे नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और जैसे अरिथमेटिक का जो चाबी है वो फॉर्मूला है, ऐसे ही जो ज्योमेट्री की चाबी है वो थ्योरम्स है। थ्योरम क्या है? ज्योमेट्री के फॉर्मूले हैं, ज्योमेट्री के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जिनके हिसाब से हम ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप लाइन्स एंड एंगल्स में थ्योरम पढ़ रहे हैं उसको आगे आप ट्राइंगल में यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब जो थ्योरम आप पढ़ चुके, जैसे a+b² आप एक बार पढ़ चुके मान लिया, तो उसको आप अलजेब्रा में भी यूज़ करते हैं, उसको आप अरिथमेटिक में भी यूज़ करते हैं। वो चाहे आपने क्लास 8 में पढ़ा हो, वो आप आगे तक जितनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, MSc BSc कोई करेगा, वहाँ तक भी वो सेम फार्मूला यूज़ हो। बात समझ आ रही है? मीन्स जो फार्मूला हम एक बार पढ़ चुके हैं वो आगे लाइफ में कहीं भी यूज़ होता है। तो ज्योमेट्री की जो थ्योरम हम पढ़ चुके हैं वो किसी भी दूसरे चैप्टर में यूज़ होगी, याद रखना। तो थ्योरम्स बिल्कुल यहाँ क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि मैम ने अच्छा कौन सी थ्योरम लगा के करा। थ्योरम मतलब फार्मूला, जैसे मैथ्स में फार्मूला लगा के करते हैं, अरिथमेटिक या अलजेब्रा में, ऐसे यहाँ क्या लगा के करते हैं? थ्योरम। हर थ्योरम की जब भी हम ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हर लाइन के बाद हमें कारण लिखना होता है। वो कारण क्या है? वो हम थ्योरम ही लिख रहे हैं। हमने कहाँ से लिखा कि 1 + 2 = 180 होता है? ये थ्योरम है कि लीनियर पेयर जो है वो जितने भी उसमें बने होते हैं एंगल्स, उन सबका सम कितना होता है? 180। तो ये याद रखना है। समझ आ रही बात? उसके बाद एक है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। लाइंस पैरेलल, टाइम कितना हो रहा है? याद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो लाइन किसी सेम लाइन के पैरेलल है, माने ये लाइन L है, ये M है, ये N है, ठीक है? अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल है, ठीक है? अच्छा, और क्या क्या होगा इसमें? ये एंगल इसका करस्पॉन्डिंग है तो ये इक्वल है, तो ये एंगल इसका करस्पॉन्डिंग है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल है। सेम ऐसा ही अल्टरनेट में भी होगा। बात समझ में आ गई? सारे एंगल्स में यही होगा, याद रहेगा। कोई दो लाइंस अगर किसी तीसरी लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो आपस में भी पैरेलल हो जाती है, क्योंकि ये सेम वैसा ही है। अगर मान लिया मेरी हाइट इसके इक्वल है, उसकी हाइट उसके इक्वल है, तो यानी हम दोनों की हाइट भी इक्वल है। समझ में आ गई बात? तो ये उसके बाद है थ्योरम नंबर 6.6। पहले ओरली इनको समझ लीजिए, एक्सरसाइज हम कल करेंगे। लास्ट थ्योरम है
6.6 में ये कह रहा है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस, ये सेम ही है क्वेश्चन है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये थ्योरम है, इसका प्रूफ नहीं दिया है। बस आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है। अच्छा प्रूफ दिया है ऊपर, प्रूफ ऊपर दिया है क्या, प्रूफ ऊपर दिया है, ठीक है। तो ये आपको अब आज तो टाइम हो गया, कल इसको बता देंगे। प्रूफ इसने करके नहीं दिया, ये एक्सियम के थ्रू ही प्रूव होगा, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं है, एक्सियम के थ्रू। एक्सियम क्या होते हैं, जिनको प्रूफ नहीं करना पड़ता, जिनको प्रूफ नहीं करना पड़ता। इसने सबके आगे खाली वाई वाई लिखा है, ये ऐसा क्यों ऐसा क्यों, वहाँ पर आपने ब्रैकेट में इसने लिखा है एक्सियम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या होता है, एक्सियम है, तो इसने एक्सियम लिख दिया। इसका प्रूफ आपको नहीं करना है बस, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज़ होगा कि जब दो लाइंस एक तीसरी लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो आपस में भी क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं दिया। 6.3, 6.4, 6.5 का भी प्रूफ नहीं दिया है, लेकिन इन केस अगर 1% आ जाए एग्जाम में, वैसे नहीं आएगा जिसका प्रूफ नहीं दिया होता, मैंने आपको सारी बता दी यहाँ पर, एक एक दो दो लाइन के प्रूफ है, अगर आ भी जाएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कॉपी में आपको इन सब का प्रूफ करना है, समझ में आ गया। कॉपी में ये सारे थ्योरम के प्रूफ करने हैं जैसे मैंने बताया, समझ आ रहा है बात, yes, कॉपी में सारे करना है, आपको ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। 6.2 कल करेंगे, ठीक है।